Good morning and welcome all the students, all the viewers and all my handsome beautiful friends. Today I am just going to launch a new video in my YouTube channel, that is Oxford Union English. Before just going ahead, dear students, dear viewers and my handsome beautiful friends, I must tell you about this. This is Oxford Union English. This will be the name of my YouTube channel. And in this very YouTube channel related to English language and literature, I will teach you each and everything, whether maybe general competitive examination and those English which are used in general competitive examination, whether maybe spoken English or whether maybe general English. From the student of 10th class up to the students of PhD level, each and every student will be highly benefited with the views, whatever they will just see in my YouTube channel. Dear student, first of all, just going ahead, in Hindi or in English, in both the languages, I will try my best to give the best. Okay, that is why first of all I would like to say one thing. This is the name of my YouTube channel, and in this YouTube channel there will be so many series related to English grammar, related to English language and literature, and related to all the things which will be beneficial for the students. I will provide through this very channel. तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पे बात करूँगा, तो इसीलिए कि ये ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश क्या मकसद था, क्या मेरा बनाने का मकसद है और मैं क्यों बना रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बात और बता रहा हूँ कि मेरा नाम AR बाबुल है। माय नेम इज AR बाबुल, MA इन इंग्लिश एंड PhD क्वालिफाइड। तो थ्रू आउट माई लाइफ टाइम related to English language and literature, whatever I have experiences, so I will share each and everything, and if you are really attentive audience, तो automatically you will get benefited to a great extent. तो इसीलिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान पर आ रहा हूँ तो इसका पूरा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँगा, और ये बताऊँगा आखिर हम देखते हैं अपने समाज में कि वो MA किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, M.Ed किए हुए हैं, यहाँ तक कि PhD किए हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल और द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कम्प्लीटली अनेबल टू एक्सप्रेस दियर व्यूज़ वेल. वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डेथ? क्या कारण है कि आखिर लोग अंग्रेजी बोलने से एक तो हिचकिचाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है फिर भी अंग्रेजी बोलने से वो बिल्कुल कासिर है, नहीं बोल पाते हैं. तो मैं इन सारी चीज़ों को, ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, और जो जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स होंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे, और वो अगर अटेंटिवली इस वीडियोस को अगर कंटिन्यूसली वो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट कि देयर इज़ समथिंग ग्रेट गोइंग टू चेंज इन योर सेल्फ. तो ऑटोमेटिकली यू विल से आफ्टर सम डेज, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास. आज कितने तारीख हैं? 16 सितंबर है. तो 16 सितंबर से ही मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल को विद द टेकिंग द नेम ऑफ गॉड, दैट मे गॉड ग्रांट सच टाइप्स ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू दिस वेरी चैनल. और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सारे बच्चों से स्पेशली कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश के अंडर में बहुत सारे सीरीज बनेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है ना. ये पूरे, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान का बच्चा इससे बेनिफिटेड होंगे. अलावे इसके मैं चाहूँगा कि ये कितना डिपेंड करे, ये डिपेंड करता है कि ये कितना सक्सेसफुल चैनल होगा, ये डिपेंड करता है कि आप इससे कितना बेनिफिट उठा रहे हैं. तो इसीलिए मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा. मैं तो तन्हा चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग फिर जुड़ते जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये कारवां ख़तरनाक और क्रांतिकारी कारवां बनेगा. ये लफ्ज़ है इनकलाबी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवोल्यूशनरी. तो मैं नाम रखा है उसका कि इनकलाबी सीरीज, दैट इज़ रिवोल्यूशनरी सीरीज. मतलब कि इसके अंदर आपके अंदर में तब्दीलियां और आपके अंदर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा कुछ दिन के बाद. तो आप सिर्फ ईमानदारी से, मैं आपको गारंटी करता हूं, वादा करता हूं, तो दिस विल बी द फर्स्ट यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विथ फुल चैलेंज दैट कि कंटिन्यूसली ओनली 2 to 3 months you will just after seeing all the videos you will be capable to express all your views, whatever you think in Hindi, those all the things must be spoken by English by you. So that is why with this very great intention I have come here to just provide each and every things related to English language and literature, and I hope that you all the students must be enjoying this very channel. And now just before starting these types of things, I would like to share one thing.
because most of the in India it has been the history that कि most of the teachers taking the support of Hindi they just start teaching the student. Actually English is an international foreign language. Whatever grammars or whatever grammatical rules have been prescribed by the Britishers, they are supposed to be the best in the world. That is why I request and I guide the student, never read the grammar written by the Indian writers, that is in Hindi medium. So that is why this grammar you can see on picture here. The Longman student grammar spoken and written English, written by the 3 British writers, Douglas Diver, Susan Condet, Geoffrey Leach. After that, if you want to develop your communicative skill, this grammar, a communicative grammar of English, Geoffrey Leach and John Swartig, this foreign writer. And after that, a university grammar of English, written by Randall Gill and Sidney Greenbaum. These are the books written by the Britishers. ये किताबें हैं कि फॉरेन राइटर के द्वारा लिखी गई है. तो मैं कोशिश करूँगा डियर स्टूडेंट, आप सिर्फ मुझ पर एतमाद करें, मुझ पर भरोसा करें और आप देखेंगे कि 1 से 2 महीना के अंदर में आप ग्रामर से रिलेटेड ऐसी उसूल और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पाएंगे. और फिर उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में ना, तो आपके अंदर में इस तरह का परिवर्तन और चेंजिंग देखने को मिलेगा. आपको यकीन नहीं होगा कि यार कैसे ये हो गया. तो विद दैट वेरी इंटेंशन आई हैव लॉन्च्ड दिस वेरी चैनल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी चैनल आई वुड लाइक to give you all the things, and I will try my best to give you the best all types of things that will help you to a great extent. And after 1 month you will be enjoying and laughing, and you will just blessing me that, oh, what a style observed by A.R. Babul sir, because A.R. Babul has done his MA in English literature or in English language. That is why whatever style I will follow to teach you, you will be just surprised that, wow, what a style. Now just enjoy it. Okay, now dear student, we have come now first of all because मैं अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूँ. क्या पढ़ने जा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं ये देखने का बात बताने का प्रयत्न करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ ये कि इंग्लिश, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखें. इंग्लिश नॉट इंग्लिश. तो क्या है आखिर इंग्लिश, क्या चीज़ है? तो सब जानते हैं हिंदी क्या है, तो एक भाषा का नाम है. उर्दू क्या है? एक भाषा का नाम है. अरबी क्या है? एक भाषा का नाम है. उसी तरह से इंग्लिश क्या है भाई? एक ज़बान का नाम है, एक भाषा का नाम है. एक भाषा का नाम है. ओके, तो आगे जाने से पहले मैं ये बताता हूँ. सबसे पहले ये मैं देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि व्हाट इज़ इंग्लिश. तो क्या है इंग्लिश? तो मैं इसको सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ और थोड़ा सा, चूंकि अंग्रेजी ज़बान पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे और उसके बाद लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज में क्या रिलेशन होता है उस बात को बताएंगे. उसके बाद थोड़ा सा मैं लेटर के बारे में बताऊँगा कि लेटर क्या है. 26 लेटर्स हैं, लेकिन अगर मैं ये बात बताऊँ, हकीकत में 26 लेटर्स तो हैं अंग्रेजी में, लेकिन 44 साउंड्स हैं. तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अंग्रेजी में 44 साउंड्स भी हैं. और दोस्त, हकीकी बात यही है कि 44 साउंड है तो इसका मतलब है कि 44 सिंबल भी है, और वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फोनेटिक्स में. और फोनेटिक्स बात की बात है. सबसे पहले मैं बेसिक लेवल को बता देता हूँ. आप जब इस लेवल पे आ जाएंगे ना, पहले डायरेक्ट किसी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकते हैं ना, पहले एडिशन सिखाएंगे, सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे. और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे तो बच्चे कन्फ्यूज होंगे, ना वो सीखेंगे और ना काबिल टीचर कहलाएंगे आप. तो इसीलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ ये बात कि आखिर अंग्रेज़ी है क्या, व्हाट इज इंग्लिश. तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ. आप लोग धीरे धीरे सब बच्चे लिखते जाएंगे और उसके बाद मैं लिखते जाऊँगा, फिर मैं इरेज करूँगा. आप लोग फिर बाद में जब वीडियो देख रहे होगे पाउच करके फिर आप लोग उतार लेना, सिस्टम से सारी बातों को उतारना. और मैं एक बात रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चे से कि मेरी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना, मेरी है ना प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना. अब बताओ यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं टीचर? एडजेक्टिव. ये कभी नहीं होता है दोस्त, एडजेक्टिव नहीं होता है, एजेक्टिव. लोग बोलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी नहीं ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट. और लोग बोलता है लैंग्वेज, कभी लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज. और लोग बोलता है डायरेक्शन, कभी डायरेक्शन नहीं, क्या? डायरेक्शन. तो इस तरह की बातें आएंगी. और मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है ना, एडिटेड बाय A.S. हॉर्नबी, मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड वालों ने लिखा है, ये दिस डिक्शनरी इज सपोज टू बी द बेस्ट डिक्शनरी, और इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड डिक्शनरी. एंड वट एवर प्रोनाउंसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दैट बुक, दैट वुड बी सपोज टू बी द बेस्ट. और मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एतबार से सारी प्रोनाउंसिएशन करूँगा. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्या आप मेरी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना सारे वर्ड का. और ख़ास करके मैं
वर्ड को जब एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना डियर स्टूडेंट, ये कहा जाता है वर्ड के बारे में कि वर्ड्स आर द ड्रेसेस ऑफ थॉट्स। आपका वर्ड पावर जितना स्ट्रॉन्ग है, आपका विचार उतना खूबसूरत होगा। तो इसीलिए मैं पढ़ाने के दरमियान में बीच बीच में मैं क्या करूंगा, यूं कर दूंगा और ये साइड में वर्ड लिखूंगा। आप एक तरफ से वर्ड लिखते जाएंगे और हर लेक्चर में आप 20 से 25 वर्ड डेली आपको नया वर्ड मिलेगा। जो अब देखो, सारा वर्ड से एक इंसान के बस की बात नहीं है याद करना, लेकिन दैनिक जीवन में हम जितनी बातों को करते हैं उसकी अंग्रेजी हमको आ जाना चाहिए और उसका वर्ड भी आ जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप देखना मेरे साथ अंग्रेजी बोलना चालू कर दोगे। मैं आपसे कसम खा के वादा करता हूं, अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे ना तो मैं तब सोचूंगा मैं है ना असफल टीचर हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अब अप टू नाउ, अब ये मेरा तो ये मैं वीडियो डाल रहा हूं, मेरा ऑफलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें एक बच्चा नहीं, 2012 से लेकर के कम से कम मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव गेट बेनिफिटेड एंड आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ दैट कि सो मेनी स्टूडेंट लिविंग इन different part of India, they are just living and they are missing me because I have taught them in such a style. Even the students, whatever I have taught the student, those students are just taking class in Delhi, they are just speaking sir what have been taught by you। और आपका जो अंदाज था पढ़ाने का, आपने जो पढ़ाया है, यहाँ किसी कोचिंग में अभी तक ये मटेरियल और ये स्टाइल नहीं हम लोगों को मिला। तो इसीलिए जब भी कभी मौका मिलेगा आप पूर्णिया में रहने का या फिर आप जहाँ पर जिस शहर में रहते हैं वहाँ रहने का, तो आपके पास फिर मतलब क्या कहते हैं 1-2 महीना पढ़ेंगे। तो मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ बच्चों कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, आप इसको बिल्कुल अच्छे से एकदम ध्यान से कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली वेरी अटेंटिवली आपको गेन करें, आपके अंदर में परिवर्तन आएगी, ये मेरा वादा रहा। तो अब देखो बच्चों कि ये इंग्लिश है ना, ये क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मैं अगर कभी तो आपसे कोई ये सवाल पूछ दे कि व्हाट इज इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बताओ व्हाट इज इंग्लिश, तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इसको हवा बना देते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत डिफिकल्ट है, अंग्रेजी ये है। याद रखना बच्चे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उर्दू ज़बान जानता हूँ, हिंदी ज़बान जानता हूँ, इंग्लिश ज़बान जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी अरबी ज़बान जानता हूँ, थोड़ी थोड़ी संस्कृत ज़बान जानता हूँ। तो मैं इसको कंपेरेटिवली कह सकता हूँ, जितनी भी ज़बान है, ज़बानों के अंदर में सबसे ईजी ज़बान जो है, यानी सबसे ईजी लैंग्वेज वो इंग्लिश है। लेकिन टीचर कम्युनिटी या फिर जो अंग्रेजी के जानने वाले हैं, वो बच्चों के बीच में एक हवा बना दिया अंग्रेजी अंग्रेजी। और मैं कहता हूं कि अंग्रेजी सबसे मोस्ट इजी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इंग्लिश, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स दैट कि बाय हुज और बाय हुज गाइडेंस या अंडर हुज गाइडेंस यू आर बीइंग टाउट, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर टीचर। इज योर टीचर इज कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश आवर्स एंड आवर्स? इफ दे आर कैपेबल दे कैन टीच यू वेल, देयर इज नो टेंशन एट ऑल। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट डियर स्टूडेंट। अब आए हम लोग इस बात को करते हैं कि इंग्लिश क्या चीज़ है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया हूँ, इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे ऐसे कि क्या है आखिर इंग्लिश। तो लिखेंगे कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज, लैंग्वेज। English is an international language which has become the lingua franca, which has become the lingua franca, the lingua franca of the world। अब इसको थोड़ा आप लोग समझेंगे कि क्या इसमें बात कही गई है। याद रखना बच्चों, जिस तरह से एक ज़बान बनी है हिंदी ज़बान ना, तो ये जब अपना डेवलपमेंटल फेज में था तो ये सबसे ज़्यादा अल्फाज लफ्ज़ जो शब्द जो है वो संस्कृत से लिया। उसी तरह से जो भी ज़बान अपना डेवलपमेंटल फेज से गुजरती है ना, वो मुख्तलिफ ज़बानों की थोड़ी वर्ड ले करके और अपना स्टैंडर्ड कायम करता है। उसी तरीके से जैसे अगर उर्दू ज़बान की बात करें तो ये ज़्यादातर मुतासिर और ज़्यादातर प्रभावित जो है ये अरबी और फ़ारसी ज़बान से है। उसी तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान जब अपनी डेवलपमेंटल फेज से गुजर रही थी ना, तो वो मदद ली थी बहुत सारी ज़बान की वर्ड्स का। किसका? तो लैटिन ज़बान का, ग्रीक का और अरबी का, कुछ अरबी का लिया, कुछ संस्कृत का लिया। जैसे आप देखोगे पेपर में आप बहुत एकदम बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आता है कि बैंक हैज़ बिन लूटेड, बैंक को लूट लिया गया, जबकि बोलना चाहिए बैंक हैज़ बिन प्लंडर। लेकिन लूट शब्द को अंग्रेजी डिक्शनरी वालों ने ले लिया, तो अब क्या हो गया, ये इंडियन इंग्लिश हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, मैं करूँगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये लिंगुआ फ्रांका दरअसल ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है। जिस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिखना। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये बात पूछता है, लोग लिखते हैं क्या, ETC। ये अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है, ये लैटिन का शब्द है जिसका फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। उसी तरह से हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ईजी लिखते हैं। ये दरअसल अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है, एग्जाम्पली ग्रेशिया है। क्या है भाई, एग्जाम्पली ग्रेशिया, और जिसका अंग्रेजी में मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल।
फॉर एग्जाम्पल। उसी तरीके से हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से। आप देखे होंगे बहुत सारी एनसीईआरटी किताब देखेंगे उसमें है। तो ये दरअसल क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इड ईस्ट, इड ईस्ट, और जिसको पढ़ा जाता है क्या, दैट इज, और जिसका हिंदी में मतलब होता है अर्थात। तो ये सब चीज़ें जाननी है, और जो कभी भी जनरल कंपटीशन में या इंटरव्यू में आपको पूछ दिया जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईटीसी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईजी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, वो आते रहेंगे। उसी तरीके से ये लफ्ज़ जो है लिंग्वा फ्रैंका, इसका अंग्रेज़ी में मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज मतलब आम भाषा, हिंदी में इसको बोलेंगे आम भाषा या आम ज़बान। तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आम बात किसको कहते हैं भाई, जैसे बोल अरे यार ये तो आम बात है। ये आम बात है का क्या मतलब कि ऐसी बात जिससे सारे लोग वाकिफ़ है, इसको बोलते हैं ये आम बात है। तो इसीलिए कहा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच हैज़ बिकम द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हुआ कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, विच हैज़ बिकम जो बन चुका है, क्या बन चुका है भाई, तो लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो कोई लोग नहीं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो फिर भी अंग्रेजी, वो अभी कोई एक टेबलेट लेना है ना, वो बोलेगा नाइस टेबलेट दो भाई। अब कोई देखो तो मेरा रिचार्ज कर दो, जाहिल आदमी है लेकिन वो बोल रहा है क्या रिचार्ज कर दो। तो मतलब ये एक ऐसी ज़बान है जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ी थोड़ी इन लफ्ज़ों से और इनके जुमलों से वाकिफ़ हैं। तो याद रखना कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय ज़बान है, विच हैज़ बिकम द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का क्या बन गया है, आम भाषा बन गया है। मतलब इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब हिंदुस्तान की बात करो भाई, तो आप देखोगे कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है। अब कोई भी बैंक क्लर्क लेवल से अप टू यूपीएससी एग्जामिनेशन तक, फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंग्लिश कॉपी विल बी चेक्ड। इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन इंग्लिश देन योर अदर कॉपी विल बी चेक्ड। इफ़ यू आर डिसक्वालीफाइड योर कॉपी विल बी थ्रोन इनटू गार्बेज, कचरा का डब्बा में फेंक दिया जाएगा। तो ये अंग्रेजी ज़बान की अहमियत है, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं कामयाब हूँ, मुझे सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाएँ हम। तो आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप सबसे पहले शर्त ये है आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजी की कॉपी चेक होती है, उसके बाद फिर आपका दीगर कॉपी चेक होगी। तो ये जान लिए भाई। अगर कोई पूछे आप लोगों से इंग्लिश क्या है तो खट से बता देना है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच हैज़ बिकम द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का आम भाषा बन चुका है। अब सवाल उठता है भाई कि ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब ध्यान देना, ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब सवाल उठता है कि फिर भाई भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो दूसरा सवाल हम लोगों का बन रहा है व्हाट इज लैंग्वेज। दूसरा सवाल क्या बन रहा है, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्या भाषा किसे कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझना कि भाषा किसे कहते हैं। तो याद रखना बच्चे कि द मीन्स ऑफ, मेरे साथ बोलो आप लोग, द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिटिंग, द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग या एक्सप्रेसिंग, the means of transmitting या expressing the emotions या experiences या desires is called language। अब इसको समझना बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी आप लोगों को। अब सिर्फ ध्यान से सुनना। मीन्स का मतलब होता है माध्यम, जरिया, जिसके जरिए, जैसे मैं इससे इस मार्कर से लिख रहा हूँ ना, तो ये माध्यम हो गया, ठीक है ना। अब सीढ़ी से हम छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी मेरे और छत के बीच में क्या हो गया, एक माध्यम। तो उसी तरीके से समझना कि द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग या एक्सप्रेसिंग, इसका मतलब क्या हुआ जी, इजहार करना या प्रकट करना, अपने मन की बात को कह देना किसी को। तो इसीलिए कहा कि द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग या एक्सप्रेसिंग, क्या चीज़ को एक्सप्रेस करोगे भाई, तुम इंसान हो या तुमको किसी से मोहब्बत हो जाए या किसी से नफरत हो जाए, किसी से दुश्मन, अब बोलोगे ना उसको मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो अब नहीं बोलोगे तो अगले वाले बंदा को क्या पता है, ठीक है ना। तो ये आपको इजहार करना होगा।
आप लोग फिल्म देखी होगी ना, वो जो गाना अक्षय कुमार देता है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर एक इजहार करो, कहीं ना फिर देर। इजहार करना है, कोई भी बात को इजहार कर। आप जब तक इजहार नहीं करते हो तो नोबडी कैन कुड अंडरस्टैंड यू, और नोबडी कुड अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आपकी ना जज्बात को समझेगा ना आपकी बात को समझेगा, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। तो द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग और एक्सप्रेसिंग द इमोशंस और एक्सपीरियंसेस और डिजायर्स, बात को समझना। हमारे मन में जो भी बात है वो क्या है, इमोशन। इमोशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर आपका एक्सपीरियंसेस क्या है किसी फील्ड में, आप उस बात को पेश करना चाह रहे हो, या आपकी ख्वाहिशात क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या फिर आप अपने माँ बाप से क्या चाहते हैं, या फिर आप किस तरह का सोसाइटी देखना चाह रहे हैं। डू यू थिंक दैट कि इंडिया मस्ट बी अ हाईली डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया मस्ट बी द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हैं तो ये आपका क्या है, आरजू है, आपकी क्या है, ख्वाहिशें हैं, और आपकी क्या है, मन की बातें हैं। और उसके बाद क्या कहेंगे कि चाहे वो इमोशन हो या मन की बात हो, भावनाएं हो, या फिर आपके तजुर्बात हो, या आपकी आरजू हो, या ख्वाहिशें हो, ये सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए, इजहार करने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं हम, उसी को ज़बान कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, याद रखना इस चीज़ को कि भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके ज़रिए से हम अपने मन की बातों को, अंदर की बातों को, दिल की बातों को, दिमाग की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों तक प्रकट करते हैं, जिससे कि वो बंदा जिसको आप टारगेट बना करके पेश कर रहे हैं, तो वो बंदा आपकी जज्बात को, बात को समझ सके। और ये जो माध्यम है, किसके जरिए से अपनी मन की बात को आप उसके तक पहुंचाए। अब कोई आदमी चाइना का आ जाए, वो चाइनीज लैंग्वेज में आकर के आपको बोले कि मतलब कि आई वांट टू सेटल इन इंडिया, वो बोलेगा आई चैंट इन इंडिया, तो यू कांट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स बिकॉज यू डोंट नो दैट लैंग्वेज वेल। तो आप क्या है कि आप अपने मन की बात को दूसरों तक पेश करने के लिए आपको ज़बान की सहायता लेनी पड़ती है, यानी लैंग्वेज की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट अपॉन ह्यूमन बींग हैज़ बीन इंडोट एज अ लैंग्वेज, यानी इंसान को सबसे बेहतरीन गिफ्ट, तोहफा ऊपर वाले की तरफ से है ना, तो वो ज़बान है। इसीलिए पता ये चला कि क्या कहा, बेस्ट गिफ्ट इन द वर्ल्ड। तो पता ये चला कि सारे लोगों को, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए ज़बान सीखने के लिए, और ख़ास करके जो ज़बान डोमिनेटिंग ज़बान होती है ना, जैसे अंग्रेज़ी ज़बान, जो जिस ज़माने में जिस ज़बान ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर रखती है, तो उस ज़बान को इंसान को और ज़्यादा मेहनत से सीखनी चाहिए। और इसके अलावे ज़बान ही आपको पहचान दिलाती है। आज शशि थरूर को पूरी दुनिया जानती है, क्या वो साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं? नहीं है, सिर्फ ज़बान ऐसी है उनकी कि पूरी दुनिया दीवानी है। आप सुने होंगे ऑक्सफोर्ड यूनियन की उनकी भाषा स्पीच, तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं। और अंग्रेज़ों को भी जिसकी अंग्रेज़ी समझने में कहीं कहीं ना दुश्वारी हो जाती है, उसका वर्ड पावर। एक वर्ड उन्होंने अभी दिया था, फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन। अब ये पूरा दुनिया कन्फ्यूज्ड हो गया कि ये क्या था, तो फिर शशि थरूर ने बताया। तो यू कैन ऑल्सो बी लाइक शशि थरूर, यू कैन ऑल्सो बी लाइक सलमान खुर्शीद, और यू कैन जस्ट स्पीक इंग्लिश इन फॉरेन टंग और फॉरेन स्टाइल और इन फॉरेन स्टाइल। दैट मीन्स what foreign style means what कि on the basis of phonetics you could speak English well, but the condition is that कि you will have to be regular over this very channel। आपको इसकी लगातार कनेक्टिविटी के साथ आपको लगे हुए रहना होगा। फिर आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आप अपने आप को पाएंगे कि you can also be easily like शशि थरूर, आप भी शशि थरूर बन सकते हो। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये है कि द मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग द इमोशंस और एक्सपीरियंस और डिजायर्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो अब सवाल उठता है कि ये कोई भी ज़बान जो है कैसे डेवलपमेंटल फेज से गुजरी है, या ये ज़बान कैसे आई वजूद में, क्या जैसे एलिजाबेथन पीरियड में इसका क्या डेवलपमेंट हुआ था, फिर उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में, रोमांटिक पीरियड में इस ज़बान में क्या क्या तगय्युरात और क्या क्या चेंजिंग हुआ, कैसे ज़बान वजूद में आई। तो और एक बात याद रखना, जिस वक्त शेक्सपियर था ना भाई, उस वक्त ग्रामर की किताब लिखी ही नहीं गई थी, लेकिन शेक्सपियर सदाबहार हीरो बन गया अंग्रेजी ज़बान में। कहा जाता है द एग्जिस्टेंस ऑफ सन, द मून एंड स्टार कैन वेनिश बट शेक्सपियर कैन नेवर वेनिश। चांद सूरज वजूद, चांद के, सूरज के, सितारे के वजूद ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन शेक्सपियर ये दुनिया से नहीं मिट सकती है अंग्रेज़ी ज़बान में। तो विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ ग्रामर, लेकिन क्या था उस वक्त, आखिर कैसे ये ज़बान डेवलपमेंटल फेज से गुजरी, मैं उसका थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो एक बात बताता हूँ, याद रखना, कोई भी ज़बान, तो याद रखना कि जैसे अंग्रेज़ी ज़बान है, तो एक चीज़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लिंग्विस्टिक्स। याद रखना बच्चों, ये क्या है लिंग्विस्टिक्स? इसको हिंदी में बोलते हैं भाषा विज्ञान। क्या बोलते हैं? भाषा विज्ञान। मतलब
ऐसा विज्ञान, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ये बताया जाता है कि ये भाषा वजूद में कैसे आया, ये ज़बान वजूद में कैसे आई, इसका अस्तित्व कैसे हुआ, पहले क्या थी, कैसे कैसे ये अपना सफ़र तय करते हुए आज मॉडर्न इंग्लिश कहलाता है। तो याद रखना बच्चों, ऐसे मतलब क्या है ये, अगर इसको डिफाइन करें कि लिंग्विस्टिक क्या होता है तो इसको लिखना द साइंटिफिक स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स, इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। मतलब कि साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी कहने का मतलब क्या हुआ जी, द सिस्टमेटिक स्टडी, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, किसी भी चीज़ को एकदम सिस्टम से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी किसी भी ज़बान का साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं तो उसी को लिंग्विस्टिक्स कहता है। और जो बंदा इसका स्टडी करता है, जो बंदा इसका स्टडी करता है, इसको बोलते हैं सिर्फ लिंग्विस्ट, LINGUIST। देखना ये फ़र्क है, ये है लिंग्विस्टिक्स और ये है लिंग्विस्ट। तो ये लिंग्विस्टिक्स ये क्या हो गया जी, भाषा विज्ञान। और जो बंदा इसका माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, तो उसको कहते हैं भाषाविद। क्या कहते हैं भाई, भाषाविद। ठीक है ना, आप सब लोग समझ गए। आप लोग इसको लिख लें पाउच करके, मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। तो आप इसको थोड़ा सा मैं इसलिए बता दिया, आप एमए करोगे जब, जैसे JNU है वहाँ पर जाओगे एमए करोगे, तो वहाँ पर है ना MA लिंग्विस्टिक्स से होती है। तो वहाँ पर आप लोग करोगे, बाद में अगर क्या कहते हैं जो लोग लैंग्वेज एंड लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आगे चल करके MA लिंग्विस्टिक्स से होता है, तो आप लोग भी करेंगे। तो मैं आप लोग पाउच करके इसको लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये भी लफ्ज़ मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन इंटरनेशनल मैं इसको समझाऊंगा कि नेशन और नेशनल, इंटरनेशनल में क्या फ़र्क होता है। धीरे धीरे हम लोगों का वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो हम लोगों ने दो चीज़ समझा आज, क्या है इंग्लिश क्या है मैंने बता दिया, और फिर उसके बाद लैंग्वेज क्या है ये भी बता दिया। तो अब आगे आते हैं हम लोग, आप लोग पाउच करके लिख लो सारे बच्चे। चलो अब देखो भाई, आगे मैं बता रहा हूँ, गौर से समझना बात को, और फिर अंग्रेज़ी ज़बान आपको आसान लगने लगेगी। जितनी भी ज़बान है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से आप समझोगे कि ये ज़बान की तरह आसान ज़बान कोई है ही नहीं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पढ़ाने वाला का लेवल क्या है। वो बंदा के अंदर में ये सलाहियत है, वो घंटों तक बोल सकता है, सारे ग्रामेटिकल आइटम्स को ईजीली समझा सकता है। अगर समझा सकता है तो आप ध्यान से सुनो। देखो जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। तो अब गौर से देखना, कोई भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, कोई भी ज़बान की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जब ज़बान बनती है, जैसे हमने लिखा कि एप्पल, गौर से देखना क्या लिखा, एप्पल। तो देखो पहले ये लेटर से मिला है, और लेटर से मिल करके फिर ये एक वर्ड बना, इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका मीनिंग है। तो किसी भी ज़बान की सबसे छोटी, जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले ईंट चाहिए, फिर मसाला चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए। तो सबसे पहली सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी ज़बान की, उसको कहते हैं भाई क्या, लेटर। क्या कहते हैं, लेटर। लेटर का मतलब लव लेटर नहीं, ये लेटर का मतलब अक्षर, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं हम लोग वर्ण, और इसी को उर्दू में बोलते हैं हर्फ। बोलता है ना कोई एक हर्फ भी नहीं जानता है, तो वही लेटर हुआ। अब समझना, अगर कोई ये पूछे कि ये लेटर क्या है, अगर डिफ़ाइन करने के लिए कहा है कि लेटर क्या है, तो बस इसको लिखना, लेटर क्या है। बहुत सारे लोग पूछ देते हैं, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछ देंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटर या व्हाट इज़ लेटर। तो इसको लिखना कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज मतलब हुआ कि किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई, किसी भी ज़बान या भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ये तो हो गया एकदम सिंपल डिफिनेशन है, लेकिन एक ब्रिटिश ग्रामेरियन है, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया, बड़ा खूबसूरत अंदाज में डिफ़ाइन किया। पूरी ज़िंदगी इस डेफिनेशन को याद रखना। वो क्या है, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड
द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। मतलब हुआ कहने का, गौर से समझना, ग्राफ और ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है जिस चीज़ को हम पिक्चर में पेश कर दें, शक्ल बना करके पेश कर दें, उसका रूप बना करके पेश कर दें। तो द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है जी, किसी चीज़ को प्रस्तुत कर दो। जैसे ये मार्कर है, हम बोलेंगे मेरे सामने में इसको करो, तो मैं पेश है आगे में आपका, प्रस्तुत है। तो द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आ, ई, ऊ, ए, बी, सी, डी, तो ये क्या है, एक साउंड है। तो ये साउंड को जिस वक्त ज़बान बन रही थी, अंग्रेजी ज़बान डेवलपमेंटल फेज में थी, और जब बन रही थी तो वही कोई साउंड कोई बंदा निकाला होगा ए, तो उनको कहा दिया कि भाई ऐसे लिखो इसको। जैसे एक साउंड है ए, बी, सी, ये क्या है, साउंड है। वो कहा क्या, ए तो ऐसे इसको लिख दो, बी ऐसे लिख दो, सी तो ऐसे लिख दो, डी तो ऐसे लिख दो। अगर खुदा न खास्ता, अगर जिस वक्त ये ज़बान बन रही थी ना, अगर बोला ए, अगर उस वक्त उसका सिंबल दे देता ऐसे, और बी का दे देता ऐसे, सी का दे देता ऐसे, डी का दे देता ऐसे, तो आज हम लोग ए को, बी को, सी को, डी को ऐसे ही लिखते। लेकिन जब ये ज़बान बन रही थी और कहा कि चलो भाई, जब ये ज़बान अपना डेवलपमेंटल फेज में था, कहा कि ये साउंड निकला ए, तो इसको ऐसे लिखो, बी ऐसे लिखो, सी ऐसे लिखो, डी ऐसे लिखो। तो आपका साउंड जो था ना, ये जो साउंड था उसको पिक्चर दे दिया, एक शक्ल दे दिया जिसको आप देख सकते हो, तो इसको पेश कर दिया, तो उसी को बोलते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड, यानी अब किसी भी आवाज़ को या इंसान की आवाज़ को पिक्चर के शक्ल में यूं पेश कर देना, उसी को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और एक बात और जानेंगे हम लोग कि लेटर अंग्रेज़ी में आगे चल के मैं बताऊंगा कि टोटल लेटर्स जो है, टोटल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इन इंग्लिश लैंग्वेज टोटल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कितना है जी, 26, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना बच्चे कि टोटल साउंड जो है ना वो 44 साउंड है। आगे चल के बताएंगे फोनेटिक्स जब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो 44 साउंड है और मैं बताऊंगा इसको फोनेटिक्स में। अभी ये बताऊंगा ना, आपको समझ में कुछ आएगी ही नहीं कि क्या है ये 44, ये फोनेटिक्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, फोनीम्स क्या है, साउंड क्या है, तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। मैं धीरे धीरे बात को समझाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से देखते जाओ। तो बस इतना याद रखना कि टोटल लेटर्स इन इंग्लिश कितना है, 26 है। तो अब इसको पॉज करके आप लोग लिख लो, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब एक बात याद रखना, ये इस बात को कि ये जितने 26 लेटर है ना, ये 26 टोटल जो लेटर्स हैं 26, मतलब ए से लेकर के जेड तक, ये सारे लेटर्स के ग्रुप को, समूह को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला, ठीक है ना। ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, सारे लेटर को कलेक्टिवली यानी इसके ग्रुप को बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। और ये अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर हैं, इसको 3 कैटेगरी में, यानी अल्फ़ाबेट बोले तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है ना, इसको 3 कैटेगरी में ग्रामेरियन लोग या लिंग्विस्ट लोग, यानी भाषा के जो माहिर होते हैं, ठीक है, इनको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। एक है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर्स। दूसरा है वोवेल लेटर, वोवेल मत बोलना, वोवेल लेटर्स। और तीसरा है सेमी वोवेल। ठीक है, और याद रखना कि ये वोवेल में 5 आता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और रेस्ट जितना होगा ये कॉन्सोनेंट, रेस्ट जितना होगा ये कॉन्सोनेंट, यानी ए, ई, आई को छोड़ करके। लेकिन ये रेस्ट जितना होगा, ये रेस्ट ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के रेस्ट जितने लेटर हैं ये कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। लेकिन इसी कॉन्सोनेंट में से 2 लेटर डब्लू और वाई को बोलते हैं सेमी वोवेल। तो मैं इसको बताऊंगा, आप अच्छे जो टीचर हैं या फिर कोई स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कहीं पर पढ़ रहा है, मैं देखा हूँ अक्सर कि 90% लोगों को ये बात पता नहीं है
कि W और Y को सेमी वोवेल बोलते हैं, तो आखिर क्यों बोलते हैं? अगर A, E, I, O को वोवेल बोलते हैं तो वोवेल क्यों बोलते हैं, या कॉन्सोनेंट किसी लेटर को बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? मैं इसको संक्षिप्त में बताता हूँ, आप लोग सिर्फ याद रखोगे और फिर ज़िंदगी में कभी मत भूलना। देखो जी, कॉन्सोनेंट लेटर, वोवेल लेटर और सेमी वोवेल, तो याद रखना सिंपली मैं एक एक लाइन में बता रहा हूँ। ये कॉन्सोनेंट लेटर होता है ना, तो इट टेक्स सपोर्ट, इट टेक्स सपोर्ट, it takes support of vowels to be pronounced। मतलब हुआ कि ये जब इससे रिलेटेड, जैसे एक कोई वर्ड ले लेते हैं कॉन्सोनेंट्स, जैसे डॉग ले लेंगे तो डी कॉन्सोनेंट है, तो कैसे है कॉन्सोनेंट? तो ये लेटर जो होता है ना कॉन्सोनेंट लेटर, यानी इट टेक्स सपोर्ट ऑफ वोवेल्स टू बी प्रोनाउंस, यानी उनके उच्चारण होने में वो वोवेल लेटर का सहायता लेता है, और चूंकि लेता है इसीलिए ये कॉन्सोनेंट लेटर कहलाता है। और जस्ट इसके वाइस वर्सा उल्टा, ये जो है ये किसी भी लेटर का, सिर्फ कॉन्सोनेंट का नहीं, वो सेमी वोवेल किसी का भी ये नहीं लेता है। मतलब इट डजंट टेक सपोर्ट, इट मतलब वोवेल लेटर्स, इट डजंट टेक support of any other letters। मतलब हुआ, और to be pronounced, to be pronounced, गौर से समझना इसको मैं, और इस पर मैं डिटेल से बता रहा हूँ थोड़ा, ये दोनों को पहले समझना कि it takes support of vowels टू बी प्रोनाउंस्ड और इट डज नॉट टेक सपोर्ट ऑफ एनी अदर लेटर टू बी प्रोनाउंस्ड। मतलब हुआ कि इस ये कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है अपने उच्चारण में ये वोवेल का सहायता लेता है, लेकिन ये किसी का सहायता नहीं लेता है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे हम लिखेंगे डॉग, DOG डॉग, ठीक है, तो डॉग को हम ऐसे लिखेंगे डॉग, ठीक है। तो आप देखोगे ये D4 ये डॉ आया, और हम लोग जानते हैं कि डॉ बराबर ड जोर औ, हिंदी व्याकरण अब पढ़े होंगे तो, और हम लोग जानते हैं कि औ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षो दुर्गो ये सब क्या है कॉन्सोनेंट। तो पता ये चला कि ये डॉ में भी औ घुसा हुआ है, मतलब ये डी ये वोवेल साउंड है, इसका मदद ले रहा है, तो इसीलिए इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो याद रखना, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट इसलिए बोलते हैं चूँकि ये वोवेल साउंड का, वोवेल लेटर का क्या मदद लेता है, लेकिन ये जस्ट उल्टा, ये किसी का मदद नहीं लेता है। जैसे कि एग्जांपल लिखेंगे कि एप्पल, APPLE एप्पल। अब एप्पल को अगर हिंदी में लिखो ऐसे एप्पल, तो आप देखो तो ए बराबर यहाँ पर ये आया, और ये किसी का सहायता नहीं, ये अपने आप में ये वोवेल है और ये किसी का सहायता नहीं ले रहा है अपने उच्चारण में। और चूंकि ये नहीं लेता है इसीलिए मैंने लिखा इट डज नॉट टेक सपोर्ट ऑफ एनी अदर लेटर्स टू बी प्रोनाउंस, इसके उच्चारण में ये किसी का सपोर्ट नहीं लेता है, इसीलिए ये वोवेल लेटर कहलाता है। ये लेता है इसीलिए ये कॉन्सोनेंट लेटर कहलाता है। और सेमी वोवेल क्या होता है बच्चों, सिंपल याद रखना, इसका डुअल फंक्शन होता है, दो काम होता है, दो काम। अगर ये W और Y से कोई वर्ड स्टार्ट हो, जैसे बोलेंगे वर्क, ठीक है ना, या फिर बोलेंगे येलो, तो गौर से देखना, यहाँ पर आया W और यहाँ, अब हम बोलेंगे कि करो, CROW करो, और फिर बोलेंगे बेबी, BABY बेबी, तो अब देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो याद रखना सिर्फ जब W और Y किसी वर्ड के शुरू में आ जाए, जैसे यहाँ पर शुरू में आ गया है, या Y शुरू में आ जाए जहाँ येलो आया है, तो W और Y जब किसी वर्ड के शुरू में आ जाए तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट लेटर कहलाएगा। लेकिन जब W और Y जब किसी वर्ड के आखिर में आता है तो उसकी फितरत बन जाती है, उसका नेचर है ना वोवेल साउंड की तरह हो जाता है। तो इसीलिए सिंपल याद रखना तुम लोग, इसको अभी तो ये नहीं है, नहीं तो हम बता देते फिगर बना करके। W और Y जब किसी वर्ड के आखिर में आता है तो वो वोवेल साउंड क्रिएट करता है, मतलब वोवेल लेटर की तरह काम करता है, ठीक है। और जब W और Y किसी वर्ड के शुरू में आता है तो ये कॉन्सोनेंट लेटर यानी कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए कभी वो कॉन्सोनेंट की तरह करता है और कभी वो वोवेल लेटर की तरह काम करता है। इसीलिए इसको सेमी, सेमी का मतलब सेमी सर्किल मैथ में पढ़े होगे आप लोग, अर्धवृत्त। सेमी का मतलब आधा,
और वोवेल। तो आधा ये वोवेल की तरह काम कर रहा है और आधा कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल बोलते हैं। तो समझ गए ये बातों को। कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट इसलिए बोलते हैं कि ये वोवेल की सहायता ये लेटर वोवेल की सहायता लेता है और वोवेल किसी का सहायता नहीं लेता है। और डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी वो कॉन्सोनेंट की तरह काम करने लगता है और कभी कभी वोवेल की तरह काम करने लगता है, इसीलिए इसको सेमी वोवेल कहे। तो बच्चा अब देखो ये लेटर हुआ, ठीक है, ये लेटर आज हम लोगों ने क्या, अच्छा एक बात और बता दूं, याद रखना आगे चल करके पढ़ोगे, ये लेटर जो है ना ये कहाँ से आया, इसका स्पेलिंग किसी वर्ड का कैसा होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, ये वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, स्पेलिंग कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो रहा है, अच्छा ये लेटर का हिस्ट्री क्या है। तो ये सारा चीज़ ये वोवेल साउंड की मदद लेता है या नहीं लेता है, या फिर लेता है तो कैसे लेता है, ये सारी चीज़ का अध्ययन जब आप एमए करोगे लिंग्विस्टिक्स से तो वहाँ पर टीचर आपको बताएंगे। और याद रखना कि ये लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच आता है जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी। क्या नाम है? ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी। मैं जितना बात अभी बोला कि ऑर्थोग्राफी क्या है, याद रखना। अभी जो लिंग्विस्टिक्स एक बताए थे तो उन्हीं का एक पार्ट है जो इस बात का अध्ययन करता है या जो बताता है कि किसी लेटर का हिस्ट्री क्या है, ये लेटर में कौन सा साउंड है, ये लेटर का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, इसका स्पेलिंग कैसे होगा। तो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ऑर्थोग्राफी में, इसीलिए ऑर्थोग्राफी को वर्ण विचार कहते हैं हिंदी में। और जब ये सारा ये लेटर हम लोग ने पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा भाई? अंग्रेज़ी क्या है, उसके बाद लैंग्वेज क्या है, उसके बाद लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। और लेटर में कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल होता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ को हम लोग समझ गए, ठीक है ना। आप बार बार देखोगे फिर समझोगे और फिर कमेंट में करके भेजना कि क्या नहीं समझे तुम, फिर मैं उसको बना दूंगा। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये इनकलाबी सीरीज है नाम, दोस्तों याद रखना। इनकलाबी सीरीज का मतलब ही होता है तुम्हारे अंदर में क्रांति ला देना, तुम्हारे अंदर में परिवर्तन ला देना। और कैसे परिवर्तन होगा आप सिर्फ देखते जाओ और 2 महीना 3 महीने के अंदर में आपको लगेगा कि मेरे अंदर में कितनी परिवर्तन हो गई है। तो अब इस चीज़ को देखोगे कि जब ये सारा लेटर है, ये लेटर खत्म हो गया, तो याद रखना जब सारे लेटर या कुछ लेटर मिलते हैं आपस में तो फिर यहाँ बनता है वर्ड, ठीक है ना जी, वर्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जस्ट, ये तो क्या हो गया इनकलाबी सीरीज सेक्शन ए वीडियो फर्स्ट। अब आएगा इनकलाबी सीरीज सेक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना, ए, और वीडियो सेकेंड होगा। और वीडियो सेकेंड में मैं बताऊंगा वर्ड के बारे में, ठीक है। और यही वर्ड आया था, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से सारे से आई रिक्वेस्ट यू टू बी कंटिन्यू ओवर दिस वेरी वीडियो। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि ये हिंदुस्तान नाम है, इस सीरीज का नाम है इनकलाबी सीरीज। फिल हकीकत ये इनकलाब पैदा करेगा हिंदुस्तान में, एक रिवोल्यूशन लाएगा इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। दिस इज माई स्टार्टिंग पीरियड और दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। दैट इज वाई इन माई फर्स्ट वीडियो वट एवर आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड यू हियर, ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू टू बी रेगुलर, बिकॉज रेगुलरिटी मेक्स अ मैन परफेक्ट और रेगुलरिटी विल प्रोवाइड यू द मेच्योरिटी। आप किसी भी चीज़ में रेगुलर होके काम नहीं करते हो और पंचुअल होके काम, पंचुअल का मतलब क्या है जी? वक्त की पाबंदी आपके अंदर में होना चाहिए, वक्त की कदर होना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। इसीलिए वक्त की पाबंदी करते हुए और रेगुलर होते हुए आप देखें, और आपको अगर आप 1 से 2 महीने के अंदर में आपके अंदर में इतनी इनकलाब और इतना परिवर्तन आएगा, आप सोचोगे यस, the style of A.R. Babul in YouTube, the methodology or the style adopted by Babul sir at the time of teaching in video is completely different from all the teachers in India. And in the future videos I will try my best to give you the best and my, जो वो कहता है ना, ये आसमां को जो जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, वहीं मुझे भी जिद है अपना आशियाना बनाने की। मैं ये इस शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो को कि मुझे भी वहीं जिद है अपनी आशियाना बनाने की। मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन सच ए स्टाइल इवन द ब्रिटिशर्स विल हियर, दे विल जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग यू, वाओ व्हाट अ स्टाइल ऑफ दोज वेरी इंडियन गाइज।
this. So guys, I want to create some revolutionary field or revolutionary aspect in you, and you must be regular over this very video. I thank you very much. For next video, you each and every students are requested, because this is my first video or this is the name of the channel, that is why like the video, share the video, subscribe the video, and press the what's the oh okay after that press the bell icon. That would just, because it will just give me strength, so that if you share and if you just press the bell icon, that means what, each and every next student, maybe your relatives, maybe your anyone that is completely related to you, so they will be familiar with the videos. If you share the videos, most of the students will be benefited, will be guided in the right direction under the guidance of AR Babul sir. It will be a matter of great pleasure for me how many students in India are just looking or watching my videos. It will be plus point, because through the videos of mine, if the students just sitting in the remote areas, villages areas, they will see, they will be highly benefited. There is no necessity going to Patna or going to Delhi. With the videos provided by this very channel, it will be more than enough. Thank you very much.